शिवोहम साहित्यिक मंच के सभी दर्शकों को मैं विश्वनाथ तिवारी विश्व एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवोहम साहित्यिक मंच द्वारा प्रस्तुत की जा रही श्रृंखला धरोहर की द्वादश शब्दांजलि में। और हम लगातार अपने पुरखों का स्मरण करते आ रहे हैं। इस पितृपक्ष की पावन बेला में, ये पितृपक्ष के 15 दिन जो पुरखों को विशेष रूप से समर्पित होते हैं, वो हमने निर्णय लिया, हमारी पूरी समिति ने निर्णय लिया कि उन पुरखों को स्मरण किया जाए जिन्होंने साहित्य में विशेष अवदान दिए हैं, विशेष योगदान दिए हैं। उस कड़ी में आज द्वादश श्रृंखला आपके समक्ष है। कविता निश्चित तौर पर चिंतन से निकल करके आती है। वीर गाथा काल की बात करें तो वीर गाथा काल ने कविता का वह स्वरूप दिया जब कवि दरबारी हुआ करते थे। कवियों का एक उद्देश्य था कि जिस सम्राट के साथ वो हैं, उनको उसके साथ में कविता लिखनी है, उसके समर्थन में कविता लिखनी है, उसके पक्ष में कविता लिखनी है। तब कोई अदम गोंडवी नहीं था जो ये लिख सकता था कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास। ये नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब एक कवि अपने राजा के सीना तान करके खड़ा हो गया और उसने एक टिप्पणी दे दी कि अली कली ही बिंधो आगे कौन हवाल। इस तरीके से टिप्पणी देने के बाद कविता का एक नया स्वरूप निकल करके आया कि कविता लोक रंजन न होके लोक मंग की तरफ आई, चिंतन चिंता की तरफ जुड़ा, लोगों के विचारों की तरफ जुड़ा, सामयिकता की तरफ जुड़ा कि हमें एक पक्ष को न देख करके दोनों पक्षों को देखना है। और वो दोनों पक्ष देखने वाले जो कवि हुए, हमारे पास जो रचनाकार हुए, जो साहित्यकार हुए, उनका साहित्य में हमेशा से विशेष स्थान रहा है। और आज चर्चा हम करेंगे एक ऐसा ही विशेष स्थान रखने वाले कवि की। हम आज चर्चा करेंगे आदरणीय विपिन मणि जी के बारे में। उनके पुत्र डॉक्टर उदय मणि जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवोहम साहित्यिक मंच पर। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूं हमारे सभी दर्शकों को कि पीछे जो आप उनका पोर्ट्रेट देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब ने बनाया है। और डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, असली वाले डॉक्टर हैं, इंसानों का इलाज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम कलाएं उनके पास में हैं, बहुत सारी जो उन्होंने चीजें सीखी हैं, ये स्वाभाविक है, ये उनके डीएनए में है, ये आनुवंशिक है उनके साथ में। क्योंकि उनके पिताजी स्वयं में राजनीति से जुड़े रहे, पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति थी, राजनीति में जुड़े रहे, साहित्य में बहुत बड़ा नाम उनका है, निश्चित तौर पर है। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल उन्होंने खेला, तमाम सभाओं के, साहित्य सभाओं के वो अध्यक्ष रहे। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी पिता से एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी पुत्र आज हमारे सामने है। और विशेष आयोजन यह जरूर है। और मैं कुछ थोड़ी और चर्चा करूं के पहले हम उन तक जाएं कि एक ऐसा कवि, मैं पढ़ रहा था उनके विषय में, मुझे एक गजल उनकी बड़ी अच्छी लगी, मैं 4 पंक्तियां उसकी पढ़ लेता हूं, मेरा मन नहीं मान रहा है। उन्होंने लिखा, देखिए तेवर क्या होता है। उनके आगे आप कहते हैं वहां क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में उनको जन कवि के नाम से जाना जाता है। जन कवि का तमगा ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। जन कवि होने के लिए बड़ी संघर्ष यात्रा करनी पड़ती है। उनकी एक गजल उन्होंने लिखा कि भूख गरीबी बेकारी महंगाई लिख, भूख गरीबी बेकारी महंगाई लिख, हिम्मत है तो उठा कलम सच्चाई लिख। और ठगी तस्करी लूट गबन की कविताएं, दोहे मुक्तक गीत गजल चौपाई लिख। तो ये ऐसा जब आप अद्भुत के अपने अंदर में आते हैं तब आपको कहीं जाकर के जन कवि का तमगा मिलता है। और ऐसे ही जन कवि आदरणीय विपिन मणि जी के विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवोहम साहित्यिक मंच आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं सबसे पहले तो आपको नमस्ते करता हूँ। सारे शिवोहम परिवार को मेरा सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। भावना जी जो इतने श्रम से, और मैं वास्तव में बताऊं कि जब इसकी भूमिका में, कार्यक्रम की भूमिका में मुझे इसका संदर्भ जैसे ही पता चला, तो मतलब जितनी एक आत्मिक खुशी होती है, क्योंकि जिस जो चीज, जो कंटेंट उन्होंने उठाया है, वास्तव में ये मतलब मेरे मन का बिल्कुल ऐसी चीज थी कि जो बहुत समय से मन में होता है कि इस तरीके का सा जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं वाकई पूरे मन से
पूरे शिवोहम परिवार को, भावना जी को, आप जितने बढ़िया तरीके से इसका लगातार संचालन और पूरी सूत्रधार की भूमिका में है, मैं बहुत बड़ा साधुवाद देता हूं आपको। और वाकई मेरा एक सौभाग्य है कि जो मुझे आज यहाँ पे आप सभी से थोड़ी सी बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं वाकई अपने आप को और सारे शिवोहम परिवार के सभी जो दर्शक हैं उनके सामने अपने एक बार फिर से नमस्ते करता हूँ सभी का। डॉक्टर साहब, इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे आपके विषय में एक कविता, आपकी एक पंक्ति याद है जो आपने अपने पिता के लिए कभी लिखी थी, उनके स्मरण में लिखी थी। मैं चाहता हूं पहले उस कविता की कुछ पंक्तियां आप गुनगुना दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो एक कविता आपकी थी कि कौन कहता है हमारे साथ में अब तुम नहीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। और मुझे लगता है यह पंक्ति इस हर का पुत्र जिसके पिता अब उसके साथ नहीं है, सूक्ष्म रूप में उसके साथ हैं, वो हमेशा यही चाहेगा कि हमारे पिता का पिता वह वट वृक्ष होता है। लोग कहते हैं वट वृक्ष के नीचे कोई नया वृक्ष फलता फूलता नहीं है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उसी वट वृक्ष की छाया में सैकड़ों पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, तमाम लताएं उसके तने से लिपट करके अपने आप को बड़ा करती हैं। ऐसे वट वृक्ष का हमारे ऊपर से जाना, और तब एक पुत्र अगर ये कहे कि तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूं आप वहीं से आरंभ करें। एक तो बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, क्योंकि मतलब जिसे कहते ना कि अनजाने में आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं वाकई मैं वाकई एक अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि मेरा मन खुद का भी था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, पिताजी से जो जुड़ाव रहा, इस कविता का भूमिका दरअसल ये है कि जिसका आपने भी जिक्र किया कि उनकी पहली पुण्यतिथि थी, और हम लोगों ने तय किया था कि उनकी पुण्यतिथि पर, चूंकि एक वो बहुत बड़ा नाम था और अचानक से बहुत कम आयु में, मतलब मात्र 52 साल की एज में वो हम सभी को कहने को छोड़ के चले गए थे, तो बिल्कुल एक अजीब सी स्थितियां सामने थी। तो ऐसा रहा कि उनकी जब पहली पुण्यतिथि थी तो उस पे जब सारा कार्यक्रम हमें करना था तो उस पे ये कविता लिखने में आई थी। तो मैं आपकी बात से वहीं से शुरुआत करता हूँ। जी, तो स्वागत है। मैं उस कविता की भूमिका में मैं बस 2 पंक्तियां रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सभी की उम्र बहुत कम थी जब पिताजी हमें छोड़ के चले गए, और मेरे 2 छोटे भाई हैं और उनके सहित माताजी हैं, पूरा परिवार बिल्कुल ऐसी स्थिति में था जब सब कुछ संभाले जाने की जरूरत थी और पिताजी छोड़ के चले गए थे। तो मतलब लेकिन फिर भी पूरे दम के साथ मैंने उस कार्यक्रम में जहां से बात शुरू की थी जी, वहां से मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूँ कि मौसमों का डर नहीं है अब जरा भी, मौसमों का डर नहीं है अब जरा भी, अब नहीं है हम कोई बेजान तिनके, वक्त ने चेहरा बदल कर रख दिया है और बन चुके हैं वृक्ष अब पौधे विपिन के, बन चुके हैं वृक्ष अब पौधे विपिन के, बन चुके हैं वृक्ष अब पौधे विपिन के। एक्चुअली उनका अचानक से जब जाना हुआ तो मैं आपको एक बहुत मतलब मेरे मन की बात बताऊं कि घर में मैं मतलब हमेशा ये मानता हूं कि पिताजी का एक बड़े बेटे होने का सौभाग्य होना वास्तव में एक मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि उनके बड़े पुत्र होने का मेरे को एक सौभाग्य मिला। तो आपने जहां से बात शुरू करने की बात की तो मैं थोड़ा सा उसी कविता से, देखिए आप सब और हमारे बीच में से भी जब भी किसी ने अपना कोई आत्मीय जन इस तरीके से खोया हो, ये एक्चुअली ऐसी कविता है जैसे मेरे को ये बात कई लोगों ने बताई कि माँ पे लिखा हुआ बहुत सारे लोगों का काफी सारा होता है, लेकिन पिता के संदर्भ में इस तरीके का सा मैंने एक कोशिश की थी। और मेरा मानना है कि जिसे कहते हैं ना कि कविता कुछ एक ऐसी होती है जो लिखी नहीं जाती, एक तरीके से उतरी हुई कविता हो, तो मैं इस कविता की पंक्तियों को बिल्कुल उन उतरी हुई पंक्तियां मानता हूं। मेरा सामर्थ्य मैं अपने आप का आज तक भी नहीं मानता कि ऐसा मुझसे लिखा जा सकता है। तो जो भी है जैसा भी है उस समय
जो लिखने में आया था मैं आप सभी के साथ बांट के शेयर करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। और बस इतना सा है कि आप सभी से अनुरोध ये रहेगा कि ईश्वर न करे अगर किसी ने भी अपने आसपास से ऐसा कोई आत्मीजन खोया हो तो उसकी स्मृतियों को साथ में रखते हुए मेरी पंक्तियों के साथ यात्रा कीजिएगा, उसे महसूस कीजिए। उस कविता की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है हमारे साथ में अब तुम नहीं हो, कौन कहता है हमारे साथ में अब तुम नहीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। और क्या स्थितियां हैं, क्यों लगता है ऐसा कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, कि आपकी खुशबू अभी तक आ रही है हर जगह से, आपकी खुशबू अभी तक आ रही है हर जगह से, आपको महसूस करते हैं पुरानी ही तरह से, किस घड़ी किस पल बताओ आपको हम भूल पाते, जागते सोते हमेशा आपको हम पास पाते, और जिस सहारे की बदौलत मिल सका है ये किनारा, आज तक भी मिल रहा है उंगलियों का वो सहारा। वाह, आज तक भी मिल रहा है उंगलियों का वो सहारा, और साफ सुनते हैं सभी हम हर दिवस में हर निशा में, आपकी आवाज अब तक गूंजती है हर दिशा में, आपकी आवाज अब तक गूंजती है हर दिशा में, आप हो आकाश सबका, आप हम सबकी ज़मीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। तो क्यों लगता है ऐसा कि क्या होता है अगर वास्तव में मतलब मन के अंदर में ये आ जाए कि वो वाकई जा चुके हैं तो स्थितियां अलग होती हैं, और हमें क्यों महसूस होता है कि मैं जो ये बार बार कह रहा हूँ कि तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, अगली पंक्तियों में रख रहा हूँ कि गर ना हो, क्या स्थितियां होती अगर वो वाकई हमारे बीच में से हमारी स्मृतियों में से जा चुके होते थे, कि घर न होते आप कैसे ये चमन गुलजार होता, घर न होते आप कैसे ये चमन गुलजार होता, किस तरह हंसती हवाएं खुशनुमा संसार होता, किस तरह से फूल खिलते और कलियां मुस्कुराती, सिर्फ सन्नाटा नजर आता जहां तक आंख जाती, आंसुओं की धार बहती होठ सबके थरथराते। क्या स्थितियां होती, आंसुओं की धार बहती होठ सबके थरथराते, कोयलों के कंठ से फिर गीत कैसे फूट पाते, किस तरह से दीप जलते दिख रहे होते यहाँ पर, फैल जाते घोरतम के पांव सारी ही जगह पर, फैल जाते घोरतम के पांव सारी ही जगह पर, आप हो मुस्कान सबकी, आप हम सबकी हंसी हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। और अंतिम पंक्तियों में कि जो पिताजी की पूरी जो उनका एक कृतित्व रहा है और क्या दमखम रहा है, क्या तेवर रहा है उनका, मैं अंतिम पंक्तियों में रख रहा हूं कि आपके दम से अभी तक कब कपी है बरगदों में, आपके दम से अभी तक कब कपी है बरगदों में, बिजलियां गिरती नहीं है पेड़ पौधों की जदों में, बिजलियां गिरती नहीं है पेड़ पौधों की जदों में, दम नहीं है आंधियों का भूल कर इस ओर आए, दम नहीं है आंधियों का भूल कर इस ओर आए, दम नहीं है नागफणियों का जरा भी सर उठाए, दम नहीं है नागफणियों का जरा भी सर उठाए, और आपका हर एक इशारा, आपका हर एक इशारा रुख हवा का मोड़ता है, आपका हर एक इशारा रुख हवा का मोड़ता है, आपका साहस रगों में खून बनकर दौड़ता है, वाह, आपका साहस रगों में खून बनकर दौड़ता है, और आपकी हर सीख देखो सत्य का ध्वज बन चुकी है, आपकी हर सीख देखो सत्य का ध्वज बन चुकी है, और आपने जो आग बोई आज सूरज बन चुकी है, वाह 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 वाह, आपने जो आग बोई आज सूरज बन चुकी है, सूरज बन चुकी। और जिन दो पंक्तियों के लिए इस पूरी कविता का उतरना हुआ वो मैं अभी आप सभी के साथ बांट रहा हूं कि जिन दो पंक्तियां जिनके लिए ये पूरी एक कविता जिसे कहता हूं कि मेरे को आशीर्वाद मिला इसका, कि आंसुओं को पोंछ देती आपकी वो खिलखिलाहट, आंसुओं को पोंछ देती आपकी वो खिलखिलाहट, कौन भूलेगा बताओ आपकी वो जगमगाहट, और देखिएगा कि कौन भूलेगा बताओ आपकी वो जगमगाहट, इस उजाले को हमेशा याद रखेगा जमाना, और मौत के बस में नहीं है रोशनी को मार पा।
क्या बात है डॉक्टर साहब। इस उजाले को हमेशा याद रखेगा जमाना, मौत के बस में नहीं है रोशनी को मार पाना। आप हो सांसें हमारी, हम सभी की जिंदगी हो, तुम यही 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 हो। क्या बात है, आपने पूरा संस्मरण एक तरीके से कह सकता हूँ उनके साथ में इस गीत के माध्यम से साझा किया। और आइए कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं आपसे। मैंने कुछ अध्ययन किया है आदरणीय विपिन मणि त्रिपाठी जी के विषय में, मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। आपके यहाँ मुझे जहां तक ज्ञात है, आपके जो पूर्वज थे उनका रहना मोदी नगर में हुआ करता था। तो अकस्मात ऐसा कैसे हुआ कि जो हीरा गुजरात को मिलना था वह गुजरात को मिलके उत्तर प्रदेश को? मैं आपकी बात पूरी करता हूँ। एक्चुअली पिताजी जो जनकवि विपिन मणि जी की तरह से अपनी एक पूरी पहचान रखते थे, उनका अगर अपन शुरुआती उसकी बात करें, मैं अगर बिल्कुल शुरुआत से कहूँ तो उनका जन्म 12 दिसंबर सन 1948 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जो जिला होता है उसमें, उसके पास ही एक जगह है मोदी नगर। तो मोदी नगर जगह में उनका जन्म हुआ। और मोदी नगर में जो हमारे दादाजी थे वो बहुत प्रकांड वैद्य में उनकी गिनती हुआ करती थी, मतलब बहुत ही प्रकांड वैद्य। और वैद्य से ज्यादा, अभी आपने अपनी जो भूमिका में एक बात कही थी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी राजनीतिक रही, तो वो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो राजनीतिक रही वो हमारे दादाजी तक सीमित थी। तो हमारे जो दादाजी थे वो नेहरू जी के बहुत खास सहयोगियों में से थे। और मतलब हमने वो बहुत सारे जब चित्र हम देखते हैं कि हमारे घर की बैठकों में नेहरू जी, मोरारजी देसाई, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सारे जो बड़े नाम देश के जिनको हमने बाद में जाना है, उनके हमारे घर में, घर की बैठकों में उनके हमने बहुत सारे चित्र देखे हैं। तो हुआ क्या, पिताजी के मतलब हमारे जो दादाजी थे उनका भी देहांत बहुत अचानक से बहुत कम अवस्था में हो गया, बहुत कम आयु में हो। तो पिताजी मतलब जब उनकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी जब दादाजी का जाना हुआ। और हमारे पिताजी की अगर मैं पारिवारिक थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करूं तो पिताजी वगैरह, हमारे जो ताऊजी चाचा जी हैं, मतलब पिताजी वगैरह 10 भाई बहन थे। तो 10 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। और दादाजी का अचानक जब देहावसान हो गया तो उस समय चूंकि अवस्था मैंने आपको बताया कि उनकी 15-16 साल थी, तो वहां पे पहले तो जो एक बड़ा संघर्ष उनके सामने, एक मतलब परिवार को थोड़ा सा एक स्थापित करना, क्या बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बहुत खराब सी स्थितियां थी। तो उन्होंने, मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ उनसे जुड़ा हुआ कि कैसे उनका एक शुरुआत हुई। हमें ये बात, हमारे जो पिताजी के, जो आपने मोदी नगर की बात कही, वहीं के एक हमारे ताऊजी हम कहते हैं, वो जब आए थे तो उन्होंने ये जिक्र हमें बताया था। तो क्या हुआ, जब दादाजी का देहांत हो गया तो देहांत के बाद में भाई अब पारिवारिक स्थितियों को संभालना था। पिताजी दूसरे नंबर के थे, हमारे उनसे बड़े एक ताऊजी हैं, उसके बाद में सारे छोटे थे उनसे। तो एक दिन मतलब जब काम ढूंढने की कोशिश की तो मोदी नगर में एक मोदी पेंट्स नाम से फैक्ट्री है। तो मोदी पेंट्स में उन दिनों मतलब वहां बहुत बड़ा ही कंसर्न है, मोदी पेंट्स नाम से उस समय था, अब नहीं रहा। तो उस समय तक मोदी पेंट्स एक बड़ा नाम हुआ करता था, बहुत सारे कर्मचारी थे। तो हुआ क्या, उन दिनों वहां पे इलेक्शन थे, चुनाव थे, जो कर्मचारी यूनियन होते हैं जी। तो हमारे जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी का, यानी हमारे दादाजी का कुर्ता पहन के चले गए फैक्ट्री में। अब हुआ क्या, किसी ने ताना मारने में ये कह दिया कि वैद जी का कुर्ता पहन के क्या अपने आप को उतना नेताजी समझ रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम समझ रहे हो तो नेता तो हम हैं। तो अब उन्होंने मतलब ऐसी स्थितियां बनी कि उन्होंने कहा कि अगर है तो चुनाव लड़के दिखाओ। तो वहां पे जो सबसे हायर पोस्ट होती थी वो जनरल सेक्रेटरी की होती थी। मतलब ये इतिहास है कि इतनी छोटी उम्र में, मतलब सारी की सारी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद
पिताजी ने कहा अगर है ऐसा है तो ठीक है, वो चुनाव लड़े और मतलब एक ऐतिहासिक रूप से वो जनरल सेक्रेटरी का वहां पे उस समय वो चुनाव जीते। लेकिन जो आपने बात कही कि चूंकि आपने उत्तर प्रदेश में अगर मेरठ और मेरठ से जुड़ी आसपास की स्थितियों से आप थोड़ा सा भी परिचित हों, तो वहां पे आपको पता होगा कि जिसे हम लोग आज न्यू सेंस और इस तरीके की कहते हैं, तो वो उस समय और भी बहुत बहुत गुना ज्यादा था। जी तो हुआ क्या, जब ये हुआ कि भाई छोटे जब आपस में ये 10 भाई बहन हैं, तो ये तय किया कि सब जिम्मेदारी लेके परिवार की अपनी अपनी स्थितियां देखें। तो उस समय कोटा में एक बड़ा संस्थान है पीसीएम फैक्ट्री नाम से। तो मतलब एक ये समझ लीजिए आपके जीवन यापन की जो एक संघर्ष यात्रा थी, तो उसको शुरुआत करने का पहला कदम था कि उन्होंने मतलब वहां पे अगर वो चाहते, मैं कई बार इसको अपने मन से सोचता हूँ कि जो राजनीतिक विरासत हमारे पिताजी को मिली थी, अगर वो चाहते तो आज कितना कितना बड़ा हो सकता था। मैंने आपको अपने दादाजी का जिक्र किया, क्योंकि ये एक अनौपचारिक रूप से जब ये वो आपने इस प्रोग्राम विरासत को शुरू आगे किया ले है। जाना, जी विरासत को आगे ले हुआ जाना क्या, चाहते तो तो अगर हो सकता हमारे है। दादाजी की मैंने आपको बताई कि नेहरू जी जी का खास सहयोगियों में से गिनती होने के बावजूद उनका जब देहांत हुआ, तो हमारे दादाजी एक किराए के मकान में रहते थे, जिसमें एक बड़ा कमरा था और एक बहुत छोटा सा उनकी बैठक थी और रसोई थी और 10 भाई बहन। वो किराए के जी मकान की स्थितियां। अगर आज की हम स्थितियां देखें तो आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पता चल जाएगा। तो बिल्कुल उन अगर फिर भी चाहते तो एक बड़ी राजनीतिक विरासत मिल सकती थी, लेकिन उनके चूंकि संस्कार इस तरीके के स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के राजनीति की पूरा का पूरा एक उसको पटाक्षेप उस पे रख के अपना एक जी। नई तरीके से शुरुआत की और यहाँ पे आके एक नया आयाम अपना स्थापित किया कोटा हाँ में डीसीएम। ये भी कह सकते हैं कि अगर उन्होंने ये निर्णय न लिया होता तो संभवतः इस समय हम डॉक्टर साहब के बजाय विधायक जी से बात कर रहे होते। ये मैं हाँ, एक और वाकई सवाल, वाकई हो सकता है। एक और सवाल पूछता हूँ। मैंने कुछ परिचय दिया था, लेकिन एक पुत्र अपने पिता के विषय में ज्यादा बेहतर बता सकता है। उनकी अभिरुचियां, आपकी अभिरुचियां दो तो दिख ही रही हैं कि आप, पहली चीज तो आप पेशे से डॉक्टर हैं, साहित्य में अच्छी पकड़ है आपकी, उसके अलावा आपकी चित्रकला में अच्छी पकड़ है। इस तरह से उनकी अभिरुचियां क्या क्या थी, कहाँ कहाँ वो पारंगत थे और क्या उनको अच्छा लगता था? मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। जी एक्चुअली बहुत शुरुआती समय से हमारे पिताजी जो थे वो कबड्डी और हॉकी, एक्चुअली उस समय हॉकी का एक ऐसा दीवानापन हुआ करता था। हॉकी का मतलब हम जब आपस में पता करते हैं तो मोदी जी नगर में जहां ये लोग रहा करते थे, तो भाई 10 भाई बहन थे, जिसमें से 5 भाई तो ये और 5 एक और बराबर में परिवार था, तो इनकी एक पूरी टीम हो जाया करती थी। और मतलब लगातार कई मैच, कई जिला स्तरीय और आगे के मैच इन्होंने हॉकी में जीते। तो हॉकी में और कबड्डी का तो मतलब पहले से स्टेट लेवल पे खेलने के बाद शानदार तरीके से जी कबड्डी के स्टेट लेवल के प्लेयर रहे। इसके अलावा जो मतलब उल्लेखनीय अगर मैं कहूं तो देखिए, कविता का तो एक पूरा का पूरा उनका एक कृतित्व में जिसमें उनकी जीवन यात्रा रही। उसके अलावा वो रंगमंच के बहुत ही बेजोड़ कलाकार, मतलब कितने बेजोड़ थे। अगर मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो ये डीसीएम फैक्ट्री का जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, जहां वो काम करते थे, तो जी वहां बहुत बड़े और भव्य स्तर पे रामलीला होती है। तो चूंकि क्या होता है, एक अभिनय का जो मन में हो, तो जहां भी मौका मिलता है हम पार्टिसिपेट करने की मन रखते हैं। तो यहाँ चूंकि रामलीला होती थी, तो मैं उनके अभिनय की दक्षता आपको जरा सा शेयर कर रहा हूँ कि जी उनको जब उन्होंने रामलीला का पता किया, तो उस साल में केवल एक रोल था जो उस समय उनके करने के लिए खाली था। वो शायद आपको उसका जिक्र या संदर्भ भी मुश्किल से याद आ पाए, या किसी को भी मुश्किल से याद आ पाए। रामलीला में एक पात्र होता है बाणासुर। जी अब बाणासुर और वो रावण का संवाद बाणासुर, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यस 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 यस, जी बस बस बस, वो जो बाणासुर और रावण का संवाद था,
अब मैं उनके अभिनय की दक्षता केवल इस बात में पूरी कर सकता हूँ कह के कि उन्होंने वो पात्र जिस साल किया उस साल के बाद लगातार 7 साल तक उस बाणासुर के रोल के लिए उन्हें पहला प्राइज मिलता है। वाह। मतलब आप देखिए रामलीला में राम, लक्ष्मण, रावण, इनके हनुमान बड़े बड़े पात्र होते हैं जो कि पूरे समय स्टेज पे रहते हैं, और बाणासुर का केवल एक सीक्वेंस है और उसके ऊपर वो पूरा का पूरा वो प्राइज ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ टिप्पणियां भी लगातार देखता जा रहा हूँ। हमारे तमाम मित्रों का मन है कि सर की अब कुछ कविताएं सुनी जाएं, तो मैं सीधे सीधे एक प्रश्न ही से ही आपको जोड़ूंगा, उसके बाद ये कार्यक्रम आपको दूंगा उनकी कविताएं सुनाने के लिए, कि उनके नाम के आगे जनकवि लगाया गया, तो आप कविता पाठ का आरंभ वहीं से करें, उन कविताओं से करें जो यह भी सिद्ध करती हो कि वे जनकवि वास्तविकता में थे, कि या चूंकि जो लोग नहीं जानते, जो परिचित हैं निश्चित तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, उन तक संदेश भी बहुत बेहतर पहुंचेगा। डॉक्टर साहब देखिए, आपने जो बात कही कि जनकवि, वो मतलब अगर जनकवि कहा जाए तो 1001% विशुद्ध उनके लिए जो यहाँ सभी ने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही तरीके से किया। मेरा मन है कि सभी तक उनका ये जनकवि की बात पे मोहर लग जाए, उसके बाद में अपनी बात आगे शुरू करूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि उनकी जो एक परिचय यात्रा है सब लोग सुनना भी चाह रहे हैं। हाँ, उनकी कविताएं सब लोग सुनना भी चाह रहे हैं, लगातार टिप्पणी मैं बिल्कुल उनकी कविताओं से ही बात शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। उनकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो बहुत कठिन समय था, कठिन समय मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ आपातकाल का समय बोला जाता है, मतलब इमरजेंसी का जो टाइम था, उस दौरान की उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जहां से मैं अपनी सारी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। और इस कविता की एक पंक्ति से ही आपको ये पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि उनके नाम के साथ में ये जो जनकवि का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों किया जाता है। देखिए, वो जब यहाँ पे डीसीएम फैक्ट्री में जब काम करते थे तो पूरी की पूरी उनका कर्मचारियों के साथ बड़ा एक संघर्ष रहा, तो उस दौरान भी जो इतना कठिन समय था, सारी स्थितियां थी, फिर भी उन्होंने, मैं जो बात की शुरुआत कर रहा हूँ उनकी एक कविता से कर रहा हूँ, और उनकी कविता आप तक भेजने से पहले मेरे को उनकी 4 पंक्तियों का एक मुक्तक ध्यान आ रहा है। उनकी पंक्तियां हैं कि हर सिमत लूट मार गबन देख रहा हूं, हर सिमत लूट मार गबन देख रहा हूं, माथे पे हिमालय के शिकन देख रहा हूं, जमहूरियत का दौर है क्या कह रहे हैं आप, मैं गोलियों के खूब चलन देख रहा हूं, मैं गोलियों के खूब चलन देख रहा हूं। ये उनकी कुछ एक पंक्तियां हैं। और इसके बाद मैं आज की शुरुआत उनकी उस कविता से कर रहा हूं, जो उनकी एक ऐसी कविता है जो उन्होंने इमरजेंसी का जो समय था उस दौरान लिखी, और वो इतनी प्रसिद्ध है कि आज तक भी जितने भी बड़े जन आंदोलन होते हैं उन सभी जन आंदोलनों में वो कविता बहुत सारे लोगों को कंठस्थ भी है, और बहुत सारे लोग उसको उद्धत भी करते हैं, गाते भी हैं, गीत के रूप में भी उसको गाया जाता है। मैं उस कविता से, पिताजी की उस रचना से, उस कालजयी रचना से आज की इस बातचीत की एक औपचारिक सी शुरुआत देना चाहता हूं। उनकी कविता की पंक्ति है कि बुझने मत दो संघर्षों की, कि बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें तेज करो। और वो मेहनत कश जो पीड़ित है सूद खोर सरमाए से, वो मजदूर किसान हमारे जो रहते घबराए से, जिनके सब अधिकार कैद हैं बस 2-4 निवालों में, जिनके तन को कपड़ा मिलता तड़प तड़प कर सालों में, उनके खातिर त्याग करो कुछ स्वार्थ से परहेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो। और कहने को आजाद हुए हम,
कहने को आजाद हुए, देखिए उस समय भी क्या तेवर रहा है उनका, कि कहने को आजाद हुए हम लेकिन अभी गुलाम हैं, जो भारत को कहे इंडिया उनके ऊंचे दाम है, बैसाखी के बल चलते जो वो अब भी हुक्काम है, और इसीलिए हम भिकमंगे से दुनिया में बदनाम है, इसीलिए हम भिकमंगे से दुनिया में बदनाम है। अपने पांवों चलकर जग को हैरत अंगेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो। और आप इन पंक्तियों का अब तेवर देखिएगा और इसकी धार देखिएगा, और ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि उतनी विषम परिस्थितियों में पूरे मंचों पे जब वो पूरे तेवर के साथ इन पंक्तियों को पढ़ते थे तो क्या स्थितियां यही रही होंगी, और आसपास के भय से कितना निष्प्रय रहा होगा वह व्यक्तित्व, जो अगली जो मैं अभी पंक्तियां आप तक भेजने वाला हूं, इस बात को पूरे दम के साथ कह सके, क्या तेवर रहा होगा उसका, कि होने मत दो अब सत्ता से शैतानों का गठबंधन, होने मत दो अब सत्ता से शैतानों का गठबंधन, होने मत दो लोकतंत्र के हत्यारों का अभिनंदन, वक्त आ गया भेद मिटा दो न्यारी भाषा बोली का, और पैना उत्तर देना सीखो हर लाठी हर गोली का, तानाशाही मत चलने दो, तानाशाही मत चलने दो, जालिम को निस्तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें तेज करो। ये था जन कवि विपिन मणि जी का अपना एक तेवर। तो जैसा कि आज मेरा एक बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है कि पिताजी के बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि भाई विश्वनाथ जी ने एक शुरुआत जहां से बात की थी कि मोदी नगर से एकदम से उनका यहाँ आना हुआ, तो मेरे को उसी से जुड़ा हुआ एक उनका संदर्भ याद आता है। देखिए कोई भी व्यक्तित्व होता है तो उसकी कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि जिससे कि उसकी पूरी की पूरी सारी शख्सियत का, एक पूरी पर्सनैलिटी का हमें पता चल जाता है। तो बहुत शुरुआती समय था, मैं आप सभी के साथ शेयर ये करना चाहता हूं कि इसमें उनके दो गुण, जो अभी जैसा उन्होंने अभिरुचियों का जिक्र किया, ऐसे अगर अपन उनके व्यक्तित्व के गुण की बात करें तो क्या है उनका, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार था। मतलब उनकी जो पकड़ थी सारी स्थितियों पे वो बहुत जबरदस्त रही और बहुत शुरुआत से रही। तो जो एक शुरुआती मेरे को एक उदाहरण कह लीजिए, एक उनका इंसिडेंस याद आता है। हुआ क्या, जब वो यहाँ पे आए तो डीसीएम फैक्ट्री में उनका जब इंटरव्यू होना था, तो इंटरव्यू के समय का एक वाकया है। ये एक्चुअली उनके साथ काम करने वाले जो उनके सहकर्मी थे, उन एक अंकल जी कहते हैं, उन्होंने हमें ये बताया था। तो जब उनके इंटरव्यू में उनकी बारी आई तो उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई सारे कागज जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनके सामने रखे थे, तो हमारे पिताजी की अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, शैक्षणिक उनकी स्थितियों की बात करें, तो वो केवल 10वीं पास थे। तो जब उनके सामने इंटरव्यू जो ले रहे थे, उनके सामने उनका पूरा का पूरा शीट रखी उनकी, तो उन्होंने बहुत हिकारत से उनका कहा, यार ये क्या कागज है ये, तो कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो पिताजी ने कहा सब लिखा हुआ तो है इसमें। तो उन्होंने कहा लिखा हुआ तो हमने देख लिया, क्या बिल्कुल गधे हो क्या तुम, ये कागज है तुम्हारे, गधे हो तुम बिल्कुल। अब आप देखिएगा सेंस ऑफ ह्यूमर का उदाहरण। तो पिताजी ने कहा कि साहब मेरे को यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए, और 3 दिन में मैंने आपके यहाँ का सारा पता कर लिया। यहाँ आपने मेरे को गधा कहा है तो मैंने यहाँ अच्छी तरह पता कर लिया, यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं, एक और हो जाएगा। तो ऐसा कह के सब ये मान चुके थे कि इनको किसी भी हालत में भाई काम तो नहीं मिलना। अब इसके बाद में उनका अगला ये था कि भाई चलो ठीक है, अगर हम मान लो आपको रख भी लें तो क्या तनख्वाह वनख्वाह क्या लोगे? तो पिताजी ने कहा भाई मैं गिनती में तो नहीं समझता, मैं गिनती में आपको बता भी नहीं सकता, बस मैं ये कह सकता हूँ कि आज मेरे साथ जिन 34 जनों का इंटरव्यू होना है, उनमें से 34 में से जितने भी भर्ती होंगे उन सब से 1 रुपया ज्यादा लूंगा।
उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आप में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि भाई उन सब से आप 1 रुपया ज्यादा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ 15 दिन काम कर रहा हूँ, आप मेरा काम देखना, फिर भी अगर आपको लगे कि भाई इनका दिया जाना सही है तो आप आगे करना, नहीं तो छोड़ देना। तो इतना आत्मविश्वास अपने आप में बिल्कुल शुरुआती समय से उनमें रहा, और मतलब जिसे कहते हैं एक जबरदस्त तेवर हमेशा उन्होंने अपना संभाल के रखा, और ये आजीवन 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 उनके साथ बना रहा। दरअसल क्या होता है, हम जब परिवार के सदस्य हैं, मैं बहुत बार अपने आप में महसूस करता हूँ कि ये एक गॉड गिफ्ट है, एक्चुअली एक हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनका एक साथ इतने लंबे समय तक मिल सका। क्योंकि भाई जब हम अपने आसपास बड़े व्यक्तित्व देखते हैं तो उनसे जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पिताजी की जो स्थितियां थी वो बहुत संघर्षशील उनका पूरा जीवन रहा, लेकिन उसके बाद भी अपने साथ वालों के लिए मतलब किसी भी सीमा तक वो पूरी स्थितियां को मतलब किसी भी सीमा तक जा सकते थे। मतलब आर्थिक बहुत विषम परिस्थितियां होने के बावजूद, बहुत खराब सी सारी स्थितियां होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना आत्मविश्वास डिगने नहीं दिया। जैसे मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हुए उनका एक और सेंस ऑफ ह्यूमर से जुड़ी हुई क्या होता है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर हमारा एक पूरा व्यक्तित्व बनता है। तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उससे जुड़ी हुई मेरे को एक और बहुत मजेदार भी हमें लगता है, तो वो एक वाकया याद आता है, मेरा मन है कि आप सभी से शेयर किया जाए। एक्चुअली ये भी वाकया जो है ये बहुत शुरुआती समय का है, यानी सन 1974-75 के आसपास की बात। था क्या कि कोटा शहर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए थे, उनका नाम था टाक। तो टाक साहब की धमक ऐसी थी कि मतलब अच्छे अच्छे उनसे बहुत ज्यादा घबराया करते थे। तो उस समय चालान हुआ 3 सवारी बिठाने पे। तो डीसीएम फैक्ट्री हमारे घर से करीब करीब 17-18 किलोमीटर दूर थी। तो जब वो वहां से आते थे तो अक्सर 2-3 जने हो जाते थे, अब 3 बैठने पे चालान था। अब वहां से जब वो 3 जने साथ हो गए तो पिताजी ने उनसे कहा कि भाई मैं ले तो चल रहा हूँ, लेकिन करिएगा ऐसा कि अगर मान लो पुलिस वाले रोकें तो एक जना उतर के उधर चले जाना, एक जना उतर के उधर चले जाना। तो अब हुआ भी यही कि जो यहाँ का एक मेन चौराहा पड़ता है वहां पे इन्होंने क्या है, जावा एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय इनके पास में। तो वो जावा मोटरसाइकिल इन्होंने उसको टाक साहब को देखने के बाद में थोड़ी दूरी पे रोक ली। तो वो रोक ली, अब जैसे ही ये वहां पे गए इन्हें टाक साहब ने रोक लिया कि ज्यादा चालाक बन रहे हो क्या, तुम 3 आ रहे थे। पिताजी ने कहा भाई 3 कहाँ थे, मैं तो अकेला आ रहा हूँ, उन्होंने रास्ते में मेरे से कहा वहां तक छोड़ देना, मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा इसी बात का चालान है, तुम 3 थे, हमने अच्छी तरह देख लिया। अब मैं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का जो एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखना चाह रहा हूँ, जावा एक बहुत भारी मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय। तो उन्होंने जब पकड़ लिया तो वो वहां खड़े हो गए। तो उन्होंने खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जुर्माना भरो। तो उन्होंने उस समय उनसे जुर्माने में 5 रुपए मांगे। तो उन्होंने कहा भाई 5 रुपए तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं है, तो थाना वहां से वो होता था करीब 6-7 किलोमीटर दूर, तो के वहां ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ले जाओ। तो उन्होंने कहा चलो। तो 2 पुलिस वालों को उन्होंने उनके साथ पिताजी के साथ कहा, तो वो 2 पुलिस वाले पिताजी के पास आए, उन्होंने कहा चलो। तो अब आप देखना, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़ा और पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। तो वो पुलिस वाले ने कहा भाई ये क्या है, उन्होंने कहा चलो। तो उसने कहा भाई ऐसे जाएंगे क्या, उन्होंने कहा यहाँ से तो 6 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा यार ऐसे ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा आज मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। उन्होंने कहा यार मूड नहीं है, ये कोई बात होती है क्या, मूड नहीं, मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मूड नहीं है तो हम चला लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं मेरी गाड़ी किसी को देता नहीं हूँ, मेरी गाड़ी तो मैं ही चलाता हूँ। मैं कहा यार कमाल आदमी हो, मतलब गाड़ी तुम चलाओगे भी नहीं, हमें चलाने भी नहीं दोगे, तो क्या ऐसे पैदल पैदल जाएंगे। तो उन्होंने कहा पैदल पैदल ही जाएंगे, और गर्मी का समय था। और आप ये देखिए कि जो मेन चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ
वहां से वो जो थाना होता था, नयापुरा थाना, जहां वो लेके जा रहे थे, वहां तक वाकई पैदल पैदल उनको लेके गए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। जो दो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, यार भाई साहब, आपके जैसा मैंने आदमी नहीं देखा इतने समय में। तो वहां जाने के बाद में जब उसके गाड़ी के छुड़ाने की कार्यवाही हुई तो मजिस्ट्रेट ने उनका चालान किया उस समय 25 रुपए। तो जब उनके सामने 25 रुपए जुर्माने की बात आई तो उन्होंने कहा, भाई 25 रुपए मैं जुर्माना दूंगा, आप एक बात बताओ, ये इनसे पूछो, ये वहां पे मेरा जो मांग रहे थे, ये 5 रुपए में मेरे को छोड़ रहे थे, यहाँ तक कौन आएगा। तो ये एक उनका एक ऐसा उदाहरण है कि चाहे स्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी उनके सामने विकट स्थितियां रही हो, उन्होंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर एक बड़ा आयाम हमेशा बना के रखा। और देखिए, मैं फिर एक बार साधुवाद देके अपनी बात रखना चाहता हूँ। भावना तिवारी जी ने ये एक इतना ही बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि अपने जो बड़े हैं, जो मतलब अपने कर्म क्षेत्र में, अपने रचना क्षेत्र में बड़ा नाम होने के बाद भी उनकी बहुत सारी पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे सामने पर्दे के पीछे वाली स्थितियां बन के रह जाती। मेरे को एक पारिवारिक संदर्भ और याद आता है, जो मतलब एक ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी पूरी की पूरी किताब लिख के पूरा का पूरा, मैं कहता हूँ किताब छोड़ो, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया से जो बात नहीं समझा सकता, वो उन्होंने मतलब एक्शन से जिसे समझाना कहते हैं। मेरे को एक ऐसा उदाहरण उनका याद आ रहा है। मेरा मन है कि एक पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने की सीख देना क्या होता है, वो उन्होंने एक बार हमें बताया। एक बार हुआ क्या, हमारी दादी जी थी, तो उनके मन में आया, जैसे बुजुर्गों के साथ जो उनकी मंडली होती है, उनके बैठने वाले होते हैं, तो उनकी एक आंख में परेशानी थी। तो उन्होंने आपस में किसी से पता किया होगा, उन्हें पता चला भाई इसका ऑपरेशन हो जाता है। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि भाई मेरा इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। तो ठीक है, सारी बातचीत हो गई उनकी। तो मैं उन दिनों जयपुर मेडिकल कॉलेज में जा चुका था पढ़ने, मैं थोड़े दिन के लिए आया हुआ था। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उसी बारे में मैं एक बार दादी जी को डॉक्टर को दिखा के लेके आया था। तो जिसमें डॉक्टर ने ये कहा था, भाई जिस आंख के बारे में ये बात कर रही है उसकी रोशनी जा चुकी है और अब ये नहीं आ सकती। तो भाई उनका ये था कि भाई मोतियाबिंद बीमारी है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। अब आप देखिएगा सीख देना क्या होता है। तो पिताजी ने एक दिन आए, और चूंकि मैं घर में बड़ा था, मेरे को अच्छी तरह पता था आर्थिक स्थितियां कैसी हैं। तो आते ही उन्होंने मेरे को उस समय में करीब 8,000 के आसपास रुपए दिए। तो वो रुपए देखते ही मैं समझ गया, एक्चुअली पिताजी का चूंकि 10 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, तो हमेशा हर महीने ऐसा होता था कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसा ब्याज पे लेने का उनका बना रहता था। तो मुझे लग गया कि भाई ये पैसा अगेन कहीं से लेके आए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अभी मैं दादी जी को दिखा के लाया था और डॉक्टर ने ये कहा था कि इस आंख में मोतियाबिंद की परेशानी नहीं है, इसमें रेटिना की किसी बीमारी की वजह से रोशनी जा चुकी है और इसमें अब नहीं आ सकती। तो पिताजी ने मेरे से सिंपल केवल एक सेंटेंस कहा कि आप इन्हें वहां पे दिखा ला। मैं दिखा लाया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बिल्कुल जो बात थी वो ऐसी की ऐसी डॉक्टर ने कहा कि भाई माता जी इसमें आपकी रोशनी जा चुकी है और अब आ नहीं सकती। तो ये सारी की सारी स्थितियां उन्होंने अगेन बताई। तो जैसे ही मैंने ये आके घर पे बताई, मैंने कहा देखिए डॉक्टर ने वही कहा कि इसमें में नहीं आ सकती। तो हमारी दादी जी को लगा कि वो डॉक्टर बिल्कुल बेकार है। उन्होंने कहीं से पता किया, उन्होंने एक और डॉक्टर के लिए कहा, हम उस डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने बाई चांस ये कह दिया कि माताजी ऑपरेशन से सुधार आ जाएगा। तो उन्होंने फिर आके पिताजी से कहा कि भाई वो ऐसा कह रहा है कि ऑपरेशन से रोशनी आ जाएगी। मैंने फिर भी ये बात रखने की कोशिश की कि भाई उन्होंने रेटिना की परेशानी बताई और इससे नहीं आएगा। तो पिताजी ने फिर भी मेरे से कहा कि इस पे अपने को कोई बात नहीं करनी, आप जाओ ये ऑपरेशन कराओ। कुल मिला के ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो उस आंख में रत्ती भर भी रोशनी नहीं आई। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा भाई ये तो वो पहले ही कह रहे थे कि भाई इससे ऑपरेशन
से नहीं इसमें फायदा होगा, रोशनी आएगी। अब देखिए बात उन्होंने जो कही, जो जिंदगी भर के लिए एक सीख हो जाती है। उन्होंने कहा बेटा ये ऑपरेशन उसकी आंखों का नहीं होना था, ये उसके मन का होना। और वाकई उस ऑपरेशन के होने के बाद भले ही आंख में रोशनी नहीं आई, लेकिन हमारी दादी जी को एक जो मन की खुशी होती है, उन्होंने कहा बस ये इसी चीज के लिए होना था और ये है। एक और मैं जो बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आमतौर पे सभी ये कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। वाकई मैं अगर इस बात को कहूँ कि आज जैसी भी मेरे साथ स्थितियां हैं, मैं चिकित्सा के एक पेशे में हूँ, तो मैं ये इस चिकित्सा के पेशे की जो ललक मुझे मेरी माताजी ने लगाई और पिताजी ने जो जिसे पूरा करने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन इससे जुड़ा एक वाकया है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि आज वाकई जो भी मैं कुछ हूं वो पिताजी के केवल एक सेंटेंस की वजह से। क्या हुआ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो मैंने जाने के बाद में महसूस किया, मैंने कहा यार यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। तो उन जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी पीसीओ पे जाके रात को 12 बजे के आसपास का समय होगा, मैंने पिताजी को फोन किया। मैंने कहा भाई मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, और आपको फोन इसलिए किया है कि कहीं ऐसा नहीं हो भाई आपको ये लगे लड़के को डॉक्टर बनने भेजा था और ये कह रहा है मेरा मन नहीं लग रहा और वापस आ रहा है। तो ये सारी बात मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने मेरी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। और अब देखिएगा एक और सिखाने का जो प्रतिमान मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे से बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मैं सुबह आ जाऊंगा या 3 दिन बाद आ जाऊंगा, आप पहली फुर्सत में पहली बस पकड़ के आ जाओ। और उन्होंने कहा अगर आप मेरी बात करता है बेटा, तो अब देखिएगा बात जो उन्होंने कही और जिसने सारे एक सेंटेंस में सारी की सारी कहानी बदल के रख दी। उन्होंने कहा अगर तुम मेरी बात करते हो तो भैया मेरा सोचना तो ये है कि मेरा बेटा, उन्होंने पहली बात ये कही कि मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए मायने ज्यादा ये रखता है कि आप उस काम को कैसे कर रहे हो। और अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरा सोचना तो ये है भाई कि मेरा बेटा चाहे जूते पॉलिश करे लेकिन ऐसे करे जैसे शहर में कोई नहीं कर सकता। तो बस वो दिन थी, वो स्थितियां थी। तो उसके बाद में उन्होंने उसके सारी की सारी हमारे वहां से जुड़ती चली गई। खैर मेरा मन है कि जैसा कि उनके जनकवि की एक स्थापना है उनके नाम के साथ में, उसी इमरजेंसी के समय की उनकी एक कविता है, उसी इमरजेंसी के समय की उनकी एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो मैं आप सभी के सामने रखना चाह रहा हूँ। उनकी ये कविता बहुत सारे लोगों को पूरी तरह से कंठस्थ है। और आप देखिएगा इतना कठिन जो समय था उसमें भी उन्होंने क्या दमखम बना के रखा। उनकी एक कविता है कि कैसे अंधी हुई कचहरी, कि कैसे अंधी हुई कचहरी संविधान बन गया मखौल, कैसे अंधी हुई कचहरी संविधान बन गया मखौल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल। और किस हद तक है द्वेष ईर्ष्या भेदभाव का हाल बता, किस हद तक है द्वेष ईर्ष्या भेदभाव का हाल बता, कैसे बेबस असहायों का जीना हुआ मुहाल बता, राख हुई कितनी झोपड़ियां इंसान गिन कंकाल बता, और अंधों पर लाठी बरसाना थी किसकी ये चाल बता, अंधों पर लाठी बरसाना थी किसकी ये चाल बता, और अंधों पर लाठी बरसाना थी किसकी ये चाल बता, कौए कौए कैसे बोल रहे हैं कोयल जैसे मीठे बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल। और चौराहे पर कत्ल हुआ फिर छूट गए कातिल कैसे। अब देखिएगा उस समय भी यही तेवर, इतनी खराब स्थितियां होने के बाद भी, कि चौराहे पर कत्ल हुआ फिर छूट गए कातिल कैसे, तस्कर चोर जमाखोरों को है इज्जत हासिल कैसे, तस्कर चोर जमाखोरों को है इज्जत हासिल कैसे। और कविता का शिल्प और कविता का पूरा कथ्य आप देखिएगा कि तस्कर चोर जमाखोरों को है इज्जत हासिल कैसे, काबिल सिद्ध हुए ना काबिल, ना काबिल काबिल कैसे, काबिल सिद्ध हुए ना काबिल, ना काबिल काबिल कैसे, मौन हुए क्यों अफसर नेता पुलिस हुई गाफिल कैसे,
शैतानों का बोल जमूरे कौन करेगा बिस्तर गोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल। और कैसे कैसे युग युग से गांवों को लूट रहे हैं शहर बता, कैसे युग युग से गांवों को लूट रहे हैं शहर बता, भूख गरीबी महंगाई का कैसे फैला जहर बता, कितने धन से बांध बने हैं कितने धन से नहर बता, गोदामों में अन्न छुपाकर भर पाते हैं कहर बता, और किस किस ने कितना है खाया कह दे बजा बजा कर ढोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच बोल, बोल जमूरे सच सच। ये उनकी एक प्रतिनिधि कविता में से है, बोल जमूरे सच सच बोल। वाकई उनका जो एक तेवर रहा है वो बड़ा जबरदस्त और ऐसा रहा है कि चाहे स्थितियां कितने भी विकट हो, वो अपनी बात कहने से कभी भी अपने तेवर से डिगे नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी 10 मिनट और हैं हमारे कार्यक्रम के लिए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप, हमारे श्रोताओं की भी यही मांग है, इस अधिकतम समय का उपयोग हम उनकी कविताओं को सुनने में करें। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी कुछ और कविताएं आप साझा करें पटल पर। जी जी, देखिए, जैसा मैंने अभी कविताओं के 2 उदाहरण रखे, कविता में ही एक विधा है गजल, तो गजल में भी उनका एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, डॉक्टर साहब की आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। हम थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर लेते हैं डॉक्टर साहब का, और उस अंतराल को पूरा करने के लिए मैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी नेटवर्क की कनेक्टिविटी का एक इशू हुआ था, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का एक इशू हुआ था, तो मेरे ख्याल से अब शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि कविता की जो गजल विधा है उसमें जो उन्होंने काम किया और अपना तेवर क्या रहा उनका, देखिएगा कि उनकी एक गजल है, बहुत प्रतिनिधि गजल है, कि फर्ज से की है मोहब्बत, फर्ज से की है मोहब्बत फायदा हो या नहीं, फर्ज से की है मोहब्बत फायदा हो या नहीं, और फर्ज की खातिर कभी मैं चैन से सोया नहीं, फर्ज की खातिर कभी मैं चैन से सोया नहीं। और शेर देखिएगा गजल का कि मौजे दरिया थी मुखालिफ, मौजे दरिया थी मुखालिफ हर तरफ गिरदाब थे, मौजे दरिया थी मुखालिफ हर तरफ गिरदाब थे, मैं ही था चलता गया जो हौसला खोया नहीं, मैं ही था चलता गया जो हौसला खोया नहीं। और थी शिकस्ता हाल कश्ती हर तरफ गिरदाब थे, थी शिकस्ता हाल कश्ती हर तरफ गिरदाब थे, और मौत बिल्कुल रूबरू थी फिर भी मैं रोया नहीं, मौत बिल्कुल रूबरू थी फिर भी मैं रोया नहीं। और शेर देखिएगा इस गजल का एक कि हूं सुखनवर बर्क से भी तेज है कुछ चाल मेरी, हूं सुखनवर बर्क से भी तेज है कुछ चाल मेरी, जिंदगी का कोई लम्हा बैठ कर खोया नहीं, जिंदगी का कोई लम्हा बैठकर खोया नहीं। और शेर देखिएगा और उसकी ऊंचाई देखिएगा कि हो के सूरज जुल्मतों का साथ दूं मुमकिन नहीं, हो के सूरज जुल्मतों का साथ दूं मुमकिन नहीं, रोशनी ही बांटता हूं तुम इसे लोया नहीं, रोशनी ही बांटता हूं तुम इसे लोया नहीं। और इस गजल में एक शेर आता है कि है उन्हें भी ये तमन्ना, है उन्हें भी ये तमन्ना उनको तुख में गुल मिले, है उन्हें भी ये तमन्ना उनको तुख में गुल मिले, कैक्टस बोए जिन्होंने तुख में गुल बोया नहीं, कैक्टस बोए जिन्होंने तुख में गुल बोया नहीं। और खूब है दिल भी विपिन का हौसला भी आफरीन, नाग फणियों से ही खुश है गुल इसे धोया नहीं, गुल इसे धोया नहीं, फर्ज से की है मोहब्बत फायदा हो या नहीं,
फर्ज से की है मोहब्बत, फायदा हो या नहीं। और इनकी एक ऐसी कविता, बहुत छोटी सी एक रचना है, और जब भी हम जीवन में किन्हीं भी खराब स्थितियों में फंसते हैं, वो एक ऐसी कविता है जो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इसको जैसे ही इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो एक पूरा का पूरा संचार ऐसा होता है कि वो परिस्थितियों से पूरी तरह लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाता है। मैं वो पंक्तियां, उस कविता की कुछ एक पंक्तियां आप तक भेज रहा हूं कि आज अपना हो न हो पर कल हमारा आएगा। पूरी पंक्तियों को देखिएगा और वो हमें कैसे हिम्मत देती है, उन पंक्तियों की ऊंचाई आप सभी के सामने भेजना चाहता हूं कि आज अपना हो न हो पर कल हमारा आएगा, रोशनी ही रोशनी होगी ये दम छट जाएगा। आज केवल आज अपने दर्द पी लें, आज केवल आज अपने दर्द पी लें, हम घुटन में आज जैसे भी हो जी लें, हम घुटन में आज जैसे भी हो जी लें, कल ये काली बेबसी की आंधियां रुकने लगेंगी, कल ये काली बेबसी की आंधियां रुकने लगेंगी, उलझने खुद पास आकर पांव में झुकने लगेंगी। और पंक्तियां देखिएगा कि उलझने खुद पास आकर पांव में झुकने लगेंगी, और देखना अपना सितारा जब बुलंदी पाएगा, रोशनी के वास्ते हमको पुकारा जाएगा, रोशनी के वास्ते हमको पुकारा जाएगा। आज अपना हो न हो पर कल हमारा आएगा, आज अपना हो न हो पर कल हमारा आएगा, आज अपना हो न हो पर कल हमारा आएगा। एक और बहुत प्रतिनिधि उनकी कविता है, मैं आप सभी के सामने भेज रहा हूं कि मैं हूं एक आवाज समय की। वो समय को एक प्रतिनिधित्व करते हैं कि मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं, रोक सको तो रोको मुझको, मन की गांठें खोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं। और जब ये सोने की चिड़िया था तब का भारत भी देखा है, जब ये सोने की चिड़िया था तब का भारत भी देखा है, मैंने घूम घूम कर सारा अब का भारत भी देखा है। और जिनका खून पसीना बनकर बहता उनका हाल न पूछो, जिनका खून पसीना बनकर बहता उनका हाल न पूछो, कैद हुई जिसमें निर्धनता महंगाई का जाल न पूछो, अन्न उगाने वाला भूखा प्यासा और अधनंगा देखा, अन्न उगाने वाला भूखा प्यासा और अधनंगा देखा, लाल किले पर भी लहराता चिंतित आज तिरंगा देखा, लाल किले पर भी लहराता चिंतित आज तिरंगा देखा। और नहीं देखा जाता अब भूखों की जय बोलूंगा मैं, और नहीं देखा जाता अब भूखों की जय बोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं। और देखिएगा पंक्तियां कि झोपड़ियों में रोज अमावस, झोपड़ियों में रोज अमावस, महलों में नित पूर्णमासी, झोपड़ियों में रोज अमावस, महलों में नित पूर्णमासी, कैसे देखूं मौन बना मैं, कैसे देखूं मौन बना मैं, हर चेहरे पर पुती उदासी, शायद फुटपाथी जीवन का तुमको कुछ आभास नहीं है, शायद फुटपाथी जीवन का तुमको कुछ आभास नहीं है, स्वार्थ में पगलाए हो तुम सच मानो उपहास नहीं है। और जिनके दम से बाजी जीती, जिनके दम से बाजी जीती, जिनके दम से आज बड़े हो, उनके जख्मों में भरने को लिए हाथ में नमक खड़े हो, उनके जख्मों में भरने को लिए हाथ में नमक खड़े हो, कभी ना ऐसा कर पाओगे, ऐसी राह टटोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि जब तक ढपली हाथ तुम्हारे जैसे चाहो खूब बजा लो, जब तक ढपली हाथ तुम्हारे जैसे चाहो खूब बजा लो, कुछ सपना बाकी मत रखना, मन के सब अरमान निकालो, पर सावधान होकर ये सुन लो कल इनका भी हो सकता है, सावधान होकर ये सुन लो कल इनका भी हो सकता है। इस जनता का बदला तेवर, इस जनता का बदला तेवर नई क्रांति भी बो सकता है। सच कहता हूं, सच कहता हूं, सूनी आंखें पल में नजर बदल सकती हैं, सच कहता हूं, सूनी आंखें पल में नजर बदल सकती हैं, ये चाहे तो लाशों तक भी कदम ताल कर चल सकती हैं। मुझे गरीबों की चिंता है, साथ उन्हीं के हो लूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होकर बोलूंगा मैं। ये थोड़ा सा वृत्तांत था जन कवि विपिन मणि जी का, और मैं वाकई एक बार फिर आभार करता हूं पूरे शिवोम परिवार का और आप सभी का कि हमें ये सौभाग्य।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब पूरे शिवोहम परिवार की तरफ से आपका, कि आप इतने व्यस्त अपने पेशे से ही हैं कि आपको गतिविधियों के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलता है, और फेसबुक जैसे पटल पर तो आप बहुत अधिक सक्रिय भी नहीं रह पाते। उसके बावजूद आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हमारा अनुरोध स्वीकार किया, और यशेष विपिन मनी जी की तमाम कविताएं, उनके तमाम बहुमूल्य संस्मरण हम सबसे साझा किए। इसके लिए पूरा शिवोहम परिवार आपके प्रति विशेष रूप से आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत हमारे बहुत पटल बहुत पर आने बहुत के बहुत आभार भावना जी का, आपका, पूरे शिवम परिवार का, उनके पूरे सारे दर्शकों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। वाकई एक ये मेरे मन का कार्यक्रम था, बड़ा सौभाग्य रहा कि इसमें मेरी भागीदारी रही। और हमारे सभी मित्रों के लिए हम एक और सूचना पहुंचाते चलें कि जो भी कल के कार्यक्रम हमारे प्रस्तावित हैं, उन सभी कार्यक्रमों की सूची आपको प्रातः रोज की तरह प्रातः आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। जुड़े रहिए, साझा करते रहिए, और कल फिर मिलते हैं त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश कड़ियों के साथ। 3 कड़ियां कल भी संभवतः संभावित हैं, और कल फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि, और डॉक्टर साहब एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार।